अब देखो एनर्जी के बारे में तुम एक बात जानते हो कि एनर्जी हम लोग की बॉडी के अंदर होता है तो हम लोग क्या कर पाते हैं, इस अलावा काम कर पाते हैं, खेल पाते हैं। एनर्जी बॉडी के अंदर नहीं हो तो क्या कर पाते हैं, काम नहीं कर पाते, खेल मतलब क्या पाते आपका नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहला बात यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, वर्क। इन एवरी डे लाइफ ऑल ऑफ अस डू सम वर्क, वी डू वर्क व्हेन वी प्ले, वी डू वर्क व्हेन वी प्ले। हम लोग जब खेलते हैं तो भी एक तरह का मतलब क्या होता है, काम होता है। व्हेन वी गो टू स्कूल, हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो भी मतलब क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। व्हेन वी क्लाइम अ स्टेयरकेस, यानी कि सीढ़ी पे चढ़ रहे तो भी काम हो रहा है। व्हेन वी पेडल अ बाईसाइकिल, और जब बाईसाइकिल को मतलब क्या चला रहे तो भी काम हो रहा है। व्हेन वी लिफ्ट अ लोड, जब कोई भारी सामान उठा रहे तो भी काम हो रहा है, एंड सो ऑन। इन कॉमन लैंग्वेज वी यूज़ द वर्ड वर्क मच कैजुअली। तो कॉमन लैंग्वेज जब बात करते हैं तो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर, आपका वर्क को कैजुअली इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी पुश अ वॉल वी से दैट वर्क इज़ डन बाय अस। कॉमन लैंग्वेज में क्या होता है सर आपका, हम लोग दीवार को अगर धक्का भी दे रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं सर आपका, हम काम कर रहे हैं, ठीक है। बट एक्चुअली नो वर्क इज़ डन इन दिस एक्टिविटीज़। अब बात आ गई साइंटिफिक, कि अगर कॉमनली आप बात कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि दीवार को हम धक्का दे रहे तो मतलब क्या है, काम हो रहा है। लेकिन साइंटिफिकली अगर दीवार को आप धक्का दे रहे तो काम मतलब क्या हो रहा है सर आपका, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया, क्या समझ में आया, ये कॉमन वर्क में और मतलब साइंटिफिक वर्क में मतलब क्या होता है सर आपका, फ़र्क होता है। तो जो साइंटिफिकली वर्क है, कॉमन लैंग्वेज में वर्क तो होता है, लेकिन हर वो वर्क जो कॉमन लैंग्वेज में वर्क होता है वो मतलब क्या होता है, साइंटिफिकली वर्क मतलब क्या होता है सर आपका, नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अब साइंस में जब हम लोग बात करें तो हम लोग कौन से वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, फिजिकल वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इन फिज़िक्स द वर्ड वर्क हैज़ अ स्पेशल मीनिंग। फिज़िक्स में वर्ड वर्क का मतलब क्या होता है सर आपका, स्पेशल मीनिंग होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कब वर्क डन होता है, ठीक है ना। अगर हम धक्का लगा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं, अगर चीज़ मतलब क्या हो रहा है सर आपको उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो साइंस के हिसाब से मतलब क्या हो रहा है सर आपका, वर्क हो रहा है। और अगर हम खींच रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में हम खींच रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है सर आपका, चीज़ आ रहा है तो साइंस के हिसाब से मतलब क्या हो रहा है सर आपका, वर्क डन हो रहा है। नहीं तो वर्क डन मतलब क्या हो रहा है सर आपका, नहीं हो रहा है। तो अगर हम दीवार को धक्का लगा रहे हैं तो दीवार आगे बढ़ रहा है क्या सर, अगर हम दीवार को धक्का लगा रहे हैं तो दीवार आगे बढ़ रहा है क्या, नहीं। तो साइंटिफिकली वर्क डन मतलब क्या हो रहा है सर आपका, नहीं हो रहा है। तो इससे क्या समझ में आया, इस हमको जब साइंस पढ़ रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा सर आपका, साइंस का वर्क का डेफिनेशन क्या रखना पड़ेगा सर आपको, याद रखना पड़ेगा। और ये आपका पहला सवाल का पहला जवाब, व्हाट इज़ वर्क या फिर डिफाइन वर्क। तो आंसर क्या है सर आपका, वर्क इज़ सेट टू बी डन। कहा जाता है कि काम हो गया कब, इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मूव्स इट। अगर मतलब क्या होता है सर आपका, हम जो बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया उस फोर्स के कारण बॉडी मतलब क्या कर पाया, मूव कर पाया। इफ़ नो मोशन टेक प्लेस नो वर्क इज़ सेट टू बी डन। यानी अगर मेरे धक्का लगाने से, खींचने से चीज़ मतलब क्या कर पाया, मूव कर पाया तो ही वर्क डन हुआ। मेरे धक्का लगाने से, खींचने से अगर मतलब क्या है सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, चीज़ मूव नहीं कर पाया तो वर्क डन मतलब क्या है सर आपका, नहीं हुआ। आया बात समझ में ना। जैसे अगर साइकिलिस्ट मतलब क्या कर रहा है सर आपका, साइकिल का पेडल मारे जा रहा है तो साइकिल क्या करते जा रहा है सर आपका, आगे बढ़ते जा रहा है तो मोशन हो रहा है वहाँ पे, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे वर्क डन हुआ। हॉर्स कार्ट को जानते हो ना, विक्टोरिया जाते हो कभी तो वहाँ पे क्या होता है सर आपका, हॉर्स कार्ट रहता है। तो हॉर्स पुल करता है तो कार्ट क्या करता है, आगे बढ़ता है ना। तो इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका, वर्क डन मतलब क्या होता है सर आपका, होता है। एक लड़का मतलब क्या है सर आपका, बॉक्स को नीचे से उठा के ऊपर रख रहा है तो उसका पोजीशन मतलब क्या गया, चेंज किया ना, यानी मोशन हुआ। तो मतलब क्या है सर आपका, वर्क डन मतलब क्या है सर आपका, हुआ। तो आपको इतना देर में क्या समझ में आया कि नॉर्मल वर्क बोलना मतलब क्या है सर आपका, अलग चीज़ है, और साइंटिफिक वर्क बोलना मतलब क्या है सर आपका, अलग चीज़ है। और वर्क करने के लिए क्या लगाना पड़ता है रेहान, वर्क करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। और अगर आप फोर्स लगाने के बाद चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका, मोशन में आता है तो ही मतलब क्या होता है, साइंटिफिक वर्क डन होता है। फिजिक्स में वर्क डन होता है। अगर फोर्स लगाने के बाद मतलब क्या है सर आपका, चीज़ मोशन में नहीं आया तो मतलब क्या है सर आपका, वर्क डन मतलब क्या होता है सर आपका, नहीं होता है। आया बात समझ में ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, अ पर्सन डज नो वर्क इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन पोजीशन और नो मोशन इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये क्या बात बता रहा है, हम लोग कब बोल सकते हैं कि मतलब क्या है सर आपका, काम नहीं हुआ। तो अगर एक इंसान, एक व्यक्ति मतलब क्या किया सर आपका, फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स लगाने के बावजूद भी क्या नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट का पोजीशन में क्या है सर आपका, चेंज नहीं आया, कोई मतलब क्या है सर आपका, मोशन नहीं हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन मतलब क्या हुआ सर आपका, नहीं हुआ। तो वर्क डन नहीं होने का एग्जाम्पल क्या है, एक लड़का मतलब क्या कर रहा है सर आपका, भारी सा पत्थर को धक्का दे रहा है, लेकिन भारी सा पत्थर मतलब क्या है सर आपको, मूव नहीं किया, तो वर्क डन मतलब क्या हुआ सर आपका, नहीं हुआ। एक लड़का कार को धक्का दे रहा है, कार मतलब क्या कर रहा है सर आपको, मूव नहीं कर रहा, तो वर्क डन मतलब क्या हुआ सर आपका, नहीं हुआ। लेकिन वर्क तो डन नहीं हुआ, लेकिन एनर्जी लग रहा है कि नहीं लग रहा है,
एनर्जी मतलब क्या हो रहा है, लग रहा है। तो इससे क्या समझ में आया, हर बार जब एनर्जी लगता है तो एनर्जी सक्सेसफुल नहीं होता है। जब एनर्जी सक्सेसफुल होता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका वर्क डन हो जाता है। जब एनर्जी मतलब क्या होता है, सक्सेसफुल नहीं होता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका वर्क डन मतलब क्या होता है सर, आपका नहीं होता है। तो और एग्जाम्पल दिया वर्क नॉट डन का, अ पर्सन पुशिंग अगेंस्ट अ वॉल ऑल्सो डज नो वर्क। क्यों वर्क नहीं हो रहा है सर, क्योंकि दीवार आगे बढ़ रहा है। क्या दीवार तो आगे मतलब क्या हो रहा है सर, आपका नहीं बढ़ रहा है। अब देखो एक अजीब सा बात बोला, अ कूली डज नो वर्क वाइल स्टैंडिंग। यहाँ ध्यान दीजिए, विथ अ हेवी बॉक्स ऑन हिज हेड एज देयर इज़ नो मोशन ऑल्दो ही मे गेट टायर्ड होल्डिंग इट। अब कूली मतलब समझिए साइंटिस्ट से मिलेगा तो उसको मतलब क्या क्या पिटाई देगा, ये तो कूली है। तो बोला नाम क्या, कहाँ लिखा हुआ है, ये तो कूली स्टैंडिंग विद अ बॉक्स ऑन हिज हेड डज नो वर्क। तो कूल साइंस के हिसाब से मतलब क्या है, कूली अगर अपना बोझ ले खड़ा रहे तो वो काम मतलब क्या कर रहा है सर, आपका नहीं कर रहा है। क्योंकि मतलब क्या है सर आपका ले उसका एनर्जी, साइंटिफिक वर्क का बात हो रहा है, कॉमन वर्क का बात नहीं हो रहा है। कॉमन लैंग्वेज में कूली इज डूइंग वर्क, बट साइंटिफिकली कूली इज डूइंग नो वर्क इफ इज स्टैंडिंग। चलेगा तो वर्क हो रहा है, लेकिन मतलब क्या अगर वो खड़ा है लेके, मतलब फालतू खड़ा है ना, उसको ऐसे दर्द तो हो ही हाँ दर्द तो हो रहा है, एनर्जी उसका मतलब क्या हो रहा है सर, आपका वेस्ट हो रहा है। तो बोला क्या कि यार कूली अगर हैवी बॉक्स सर के ऊपर लेके खड़ा है और मोशन में नहीं है तो मतलब क्या है, वो थक सकता है। ही ऑल्दो ही मे गेट टायर्ड, थक जाएगा, बट कूली डज वर्क व्हेन ही रेजेस द, उठाने में वर्क डन हुआ, लेकिन मतलब क्या है सर, आपका लेके खड़े रहने में वर्क डन मतलब क्या हुआ सर, आपका नहीं हुआ। क्योंकि जब उठाया तो क्या हुआ सर, आपका पोजीशन चेंज हुआ। ठीक है ना। अब आ जाइए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, देखो वर्क इज ऑल्सो डन बाय अ फोर्स इफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी चेंजेस इट्स साइज और शेप। और क्या बताया, हम रबर बॉल को स्क्वीज किया, अगर रबर बॉल का मतलब क्या असर, आपका साइज और शेप चेंज किया तो भी मतलब क्या असर, आपका वर्क डन मतलब क्या असर आपका हुआ। तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, दस फॉलोइंग टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर वर्क टू बी डन। तो हम ये क्या बता रहा है, हम लोग कब बोल सकते हैं कि वर्क डन हुआ, इसको ध्यान से समझिए। वट आर द टू कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर द वर्क टू बी मतलब क्या असर आपका डन, यानी कब हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन हुआ। पहला बात कि बिना फोर्स के वर्क हो सकता है, नहीं हो सकता है, फोर्स को तो होना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ फोर्स के होने से वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि दीवार में धक्का हम दे रहे, फोर्स तो है, लेकिन वर्क डन मतलब क्या हो रहा है सर, आपका नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बात को समझिए, अ फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है सर आपका, द फोर्स मस्ट प्रोड्यूस चेंज इन पोजिशन, यानी या तो उसमें मोशन आना चाहिए या उसका मतलब क्या है सर, आपका शेप और साइज चेंज करना चाहिए, तब जाके मतलब क्या है सर, आप मतलब फोर्स लगना ही पड़ेगा, और फोर्स को क्या होना पड़ेगा सर, आपका सक्सेसफुल भी होना पड़ेगा। तो फोर्स का सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है सर, आपका दो रास्ता है। बताइए दो रास्ता क्या है फोर्स का सक्सेसफुल होने का, अगर चीज़ मूव करने लगा तो फोर्स सक्सेसफुल हो गया, और अगर चीज़ का मतलब क्या है सर, आपका शेप और साइज चेंज किया तो भी मतलब क्या है सर, आपका फोर्स मतलब क्या है सर, आपका सक्सेसफुल हो गया। तो वर्क डन कब होता है, फोर्स लगना भी चाहिए और फोर्स मतलब क्या होना चाहिए सर, आपका सक्सेसफुल होना चाहिए, तब जाके मतलब क्या होता है सर, आपका वर्क डन होता है। तो है ना। तो फोर्स का सक्सेसफुल होने का कितना रास्ता है सर, आपका दो रास्ता है। एक रास्ता क्या है कि चीज़ में आना चाहिए मोशन में, दूसरा रास्ता क्या है सर, आपका चीज़ का शेप और साइज मतलब क्या है सर, आपको चेंज करना चाहिए। तो व्हेन कैन वी से दैट द वर्क इज डन, पहला कंडीशन क्या है, अ फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी, याद रहेगा, अ फोर्स बोलिए साथ में, अ फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी, यानी एक इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन करने के लिए पहला कंडीशन ये है कि मतलब क्या असर, आपका बॉडी के ऊपर फोर्स को लगना पड़ेगा, अ फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी। दूसरा कंडीशन क्या है, द फोर्स मस्ट प्रोड्यूस चेंज इन पोजीशन। इसका क्या मतलब है, अगर मोशन में होगा तभी तो पोजीशन चेंज करेगा। जैसे आप बेड में बैठ के पोजीशन चेंज तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप उठा पटक करेंगे, दौड़ भाग करेंगे तो पोजीशन मतलब क्या होगा, आपको चेंज करेगा। तो या फिर क्या करना चाहिए बताइए, और चेंज इन साइज और शेप ऑफ द बॉडी, तब जाके मतलब क्या होता है सर, आपका फोर्स सक्सेसफुल होता है, तब जाके मतलब क्या होता है सर, आपका वर्क डन होता है। तो ये दो बात भूलिएगा क्या, दो बात नहीं भूलिएगा, वेरी गुड। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अब हर काम जो किया जाता है बराबर तो नहीं होता है ना। अब फॉर एग्जांपल समझो हम उंगली से मतलब क्या मोबाइल को पुश के मोबाइल आगे बढ़ गया, ये भी एक तरह का वर्क डन हुआ। और कोई टेबल को धक्का देके टेबल को आगे बढ़ा दिया, ये भी एक तरह का मतलब क्या सर, आपका वर्क डन हुआ। लेकिन क्या तुम बताओ, दोनों केस में अमाउंट ऑफ वर्क बराबर है? नहीं। तो किस में ज़्यादा है अमाउंट ऑफ वर्क, टेबल। हाँ टेबल वाला केस, वेरी गुड। ऐसे ही तुम पढ़ते रहोगे तो आगे बढ़ोगे ना। टेबल वाला केस में वर्क डन मतलब क्या सर, आपका ज़्यादा है, और मोबाइल वाले केस में क्या सर, आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब क्या है, कम है।
तो इससे क्या समझ आया, हम लोग को बस ये नहीं जानना पड़ेगा कि वर्क डन हुआ या नहीं हुआ, हम लोग को ये भी जानना पड़ेगा कितना वर्क डन हुआ। नहीं समझे? जैसे मान लो पापा बिजनेस करते, तुम भी बिजनेस करोगे, तो सिर्फ काम देखने से थोड़ी होगा, देखना पड़ेगा कौन कितना मतलब क्या है काम कर रहा है। तो सिर्फ ये सवाल पूछने से नहीं चलेगा कि वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी पूछना पड़ेगा कितना काम हो रहा है। वेरी गुड, अकल है तुम्हारे पास लेकिन माशाल्लाह। तो आप कौन सवाल पे आ रहे हैं, कितना वर्क डन हो रहा है, वो सवाल पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना वर्क डन हो रहा है उसके लिए क्या देखना पड़ता है, कितना फोर्स लगा वो देखना पड़ता है, और जो बॉडी मूव किया वो कितना दूर मूव किया, मतलब क्या सर आपका, वो मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका, देखना पड़ता है। आया बात समझ में ना। चलो एक और केस लेते हैं, ये तुम समझो जितना फोर्सेस पहला वाला केस में लगाएं उतना ही फोर्स मतलब क्या सर आपको दूसरा वाला केस में भी लगाएं, लेकिन क्या हुआ सर आपका, सॉरी ये हम नहीं बोलेंगे, ऑब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट अलग तो नहीं है। इसको पहला बार धक्का दिया यहाँ तक पहुँचा, दूसरा बार धक्का दिया मतलब क्या सर आपका यहाँ तक पहुँचा, तो दूसरा बार ज़्यादा दूर पहुँचा। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मतलब सेम था, है ना। तो जो केस में ज़्यादा दूर पहुँचा वो केस में क्या किया सर आपका, ज़्यादा वर्क डन हुआ, और जो केस में कम दूर पहुँचा वो केस में क्या है सर आपका, कम वर्क डन मतलब क्या हुआ सर आपका हुआ। तो वर्क डन क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कितना फोर्स लगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, और क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है सर आपका, कितना दूर तक गया। वेरी गुड। तो फिर पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा F इंटू डी। F क्या है, W इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका F इंटू डी, W इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका F इंटू डी, मतलब वर्क, और F मतलब क्या है सर आपका फोर्स, और D मतलब क्या है सर आपका डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस, कितना दूर तक सामान गया। तो कितना सिंपल है देखो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। हाँ, तो इसको आप बोल मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या कहता है, प्रोडक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या है सर आपका, फोर्स एंड डिस्टेंस। वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या है सर आपका, फोर्स एंड डिस्टेंस। वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या है सर आपका, फोर्स एंड डिस्टेंस। अब देखो फोर्स को जीरो अगर रखोगे तो वर्क डन क्या होगा सर आपका, जीरो से कुछ मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, और डिस्टेंस भी जीरो अगर रहा तो मतलब क्या सर आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से कुछ मल्टीप्लाई से चीज़ क्या होता है, जीरो हो जाता है ना। तो अब आपसे अगर पूछेंगे कि व्हाट इज़ वर्क, तो आप बोलेंगे वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ वर्क तो आप क्या बोलेंगे सर आपका, वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। तो फोर्स अगर जीरो रहेगा तो वर्क डन हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। अगर डिस्टेंस जीरो रहा तो वर्क डन हो पाएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई कर सब कुछ मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, जीरो हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, न्यूमेरिकल हो जाएगा सर, आपको फॉर्मूला याद रहेगा। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, सर आप बोल सकते हो, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, अरे अभी तो आप बोले सर, W इक्वल्स टू व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। वेरी गुड, यही तो बोलना है सर, और कुछ थोड़ी बोलना है, यही तो फॉर्मूला है, इससे तो न्यूमेरिकल्स होता है। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वर्क, फिर से बोलिए एक बार प्लीज़। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मतलब क्या है सर आपका, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। वेरी गुड, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है ना। एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन डिस्टेंस भी अभी आपके लिए चलेगा, ठीक है ना। तो अब तुम ये बता सकते हो क्या कि मतलब जो है क्या बोलते हैं उसको, कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है। पीछे चैप्टर में लोग पढ़े थे कि व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ मतलब क्या है सर आपका, फोर्स। याद करो, नहीं याद आएगा तो हम याद दिला दें, कोई बात नहीं है। न्यूटन। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है सर आपका, मीटर। तो वर्क टन जो होगा वो क्या होगा सर आपका, न्यूटन मीटर के बराबर होगा, और न्यूटन मीटर को नाम क्या दिया जाएगा सर आपका, जूल नाम दिया जाएगा। आया बात समझ में ना। तो हम लोग कब बोल सकते हैं कि 1 जूल वर्क डन हुआ, अगर हम 1 न्यूटन का क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और सामान क्या होता है सर आपका 1 मीटर तक जाता है, तो इसका मतलब क्या है, कितना वर्क डन हुआ, 1 जूल। वेरी गुड। चलो एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछें, अगर हम 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और सामान गया 1 मीटर तक, तो कितना वर्क डन हुआ। अगर हम 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और सामान गया 1 मीटर तक, तो कितना वर्क डन हुआ, 1 जूल। 2 1 ज़ा 2 जूल हो गया। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, न्यूटन को और मीटर को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तब बनेगा मतलब क्या है सर आपका, जूल। चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और सामान गया 10 मीटर तक, तो कितना जूल वर्क डन हुआ, 50 जूल। कैसे तुमको निकाले,
मल्टीप्लाई करके। तो कितना आसान हो गया न्यूमेरिकल। तो थोड़ा थोड़ा बात समझने से मतलब क्या होता है सर, आपको चीज़ आसान हो जाता है, लेकिन भूलना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। वेरी गुड। तो फोर्स कैसा यूनिट क्या है सर आपका? न्यूटन। वेरी गुड। और डिस्टेंस कैसा यूनिट क्या है सर आपका? मीटर। डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो भी ऐसा यूनिट क्या होगा सर आपका? मीटर ही होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो न्यूटन मीटर क्या चीज़ के बराबर हो गया? जूल के बराबर हो गया। और जूल किसका ऐसा यूनिट है? जूल ऐसा यूनिट है जूल ऐसा ही वर्क का। तो ये सब शॉर्ट में आता रहता है। आप समझाया बात क्या आपने ना, कितना आसान हो गया आपके लिए। तो अमाउंट इसमें भी ऐसे हो रहा है, वर्क इज इक्वल टू वर्क इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपको? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये भी मिलकर हो जाएगा फिर जूल, ये मिलके जूल हो जाएगा, तभी तो ऐसा यूनिट जूल है ना। और जूल किसके बराबर होता है सर आपका? न्यूटन मीटर के मतलब क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे सवाल क्या था? कितना वर्क डन हो रहा है, क्या जिसके ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी फोर्स कितना लगाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और क्या इसके ऊपर डिपेंड करता है सर आपका? डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो वही तो फॉर्मूला है, तो उसी के ऊपर तो डिपेंड करेगा। कितना आसान था, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है सर आपका? मोर वर्क इज डन बाई अस इफ़ वी लिफ्ट अ बकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फर्स्ट फ्लोर देन इफ़ वी लिफ्ट एन एम्प्टी बकेट टू द सेम हाइट। तो यहाँ पे एक सिंपल बात बोला, इसको आपको समझना है। क्या बताया ना, दो अलग अलग केस को समझना पड़ेगा। एक केस में क्या किया, वो खाली बाल्टी उठा के फर्स्ट फ्लोर में ले गया ग्राउंड फ्लोर से, और एक केस में क्या है सर आपको? भरा हुआ बाल्टी उठा के ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में ले गया। तो कौन सा केस में काम ज़्यादा हुआ? जो भरा हुआ बाल्टी। तो भरा हुआ बाल्टी को उठाने के लिए फोर्स ज़्यादा लगता है ना, खाली बाल्टी को उठाने के लिए फोर्स ज़्यादा लगता है? भरा हुआ को। तो इससे क्या समझ में आया? अगर फोर्स ज़्यादा लगा तो क्या हुआ सर आपका? वर्क ज़्यादा हुआ। अगर फोर्स कम लगता है तो मतलब क्या होता सर आपका? वर्क मतलब क्या होता? कम होता। कितना सिंपल बात बोला है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया? मोर वर्क इज डन बाई अस इफ़ वी लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द सेकंड फ्लोर। अच्छा, यहाँ पे एक बात बोला है कि पहला केस में ये बाल्टी भरा हुआ है और दूसरा केस में भी क्या है सर आपका? बाल्टी मतलब क्या है सर आपका? भरा हुआ है। पहला एक में ज़्यादा फ्लोर में गया, हाँ, एक में कम फ्लोर में गया। वेरी गुड, दिमाग है आपके पास। तो जो केस में कम फ्लोर में गया वो केस में मतलब क्या हुआ सर आपका? डिस्टेंस कम कवर किया। और जो केस में ज़्यादा फ्लोर में गया वो काम कम हुआ। हाँ, तो इससे क्या समझ में आया? फोर्स बढ़ने से भी काम मतलब क्या होता है सर आपका? ज़्यादा हो जाता है। और फोर्स कम होने से काम मतलब क्या होता है? कम हो जाता है। डिस्टेंस बढ़ने से मतलब क्या होता है? काम ज़्यादा हो जाता है। डिस्टेंस कम होने से काम मतलब क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बोला? व्हाट इज़ वर्क डन? आपका आंसर भी है, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या? प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसको यहाँ तक कर दे रहे हैं ना, और ये उल्टा यहाँ आ रहा है, तब वर्क डन नहीं हो रहा है। हम इसको यहाँ तक कर दे रहे हैं और वहाँ जा रहा तो ही वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन होने के लिए भी कंडीशन है कि जिस डायरेक्शन तक का दिया गया चीज़ मतलब क्या हो सर आपको? उसी डायरेक्शन में जाए, नहीं तो क्या होगा सर आपका? ऑपोजिट वर्क डन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम समझो यहाँ पे स्प्रिंग अगर लगा हुआ रहेगा तो मोबाइल को उधर धक्का देंगे, मोबाइल में तो छोड़ने के बाद क्या होगा? पीछे आ जाएगा। तो क्या वर्क डन होगा? नेगेटिव वर्क डन होगा। पॉजिटिव वर्क डन मतलब क्या होगा सर आपका? नहीं होगा। उसके बारे में समझेंगे। तो ये तो आप समझ गए, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे भी लिख दिया कि वर्क डन 0 होगा अगर डिस्टेंस 0 होगा, और वर्क डन 0 होगा अगर फोर्स 0 होगा। तो दोनों में से कोई भी 0 मतलब होना चाहिए आपका? नहीं होना चाहिए। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके हैं 1 जूल क्या होता है। अगर फोर्स था 1 न्यूटन का और चीज़ मूव किया मतलब क्या सर आपका? 1 मीटर तक, तो हो गया वो 1 न्यूटन मीटर। और 1 न्यूटन मीटर मतलब क्या होता है सर आपका? 1 जूल मतलब क्या होता है सर आपका? होता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो सर, व्हाट इज़ 1 जूल वर्क। एकदम सिंपल है, तुमको ऐसे याद हो जाएगा। पता है कैसे? 1 joule work is said to be done if 1 Newton force when acting on a body moves it by 1 meter in the direction of force. कॉम्प्लिकेशन है कुछ? सिंपली पता है क्या बोला है कि 1 जूल काम तब होता है जब हम लोग 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और उसी डायरेक्शन में चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका? 1 मीटर आगे बढ़ जाता है। कितना सिंपल है। 1 जूल वर्क कब डन होता है? हिंदी में बोलो, उसके बाद इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है ना। 1 जूल का काम तब होता है जब मतलब एक वर्क बोलो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना, कि वहाँ वर्क हम लोग को मेंटेन। 1 जूल वर्क तब डन होता है, तब डन होता है जब हम लोग लगाते हैं 1 न्यूटन का फोर्स और चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका? आगे बढ़ जाता है। वेरी गुड, 1 मीटर आगे बढ़ता है। वेरी गुड। तो एक बार फिर से खुद से बोलो तो मतलब हिंदी में नहीं, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बाद में लोग याद कर लोगे, ठीक है ना। चलो बोलो। 1 जूल क्या होता है? 1 जूल मतलब होता है
1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 न्यूटन One- मीटर, ऐसा बोल सकते हो, 1 मीटर। 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। लेकिन इसको समझाना पड़ेगा, एकदम सिंपल है ना सर, आप परेशान मत होइए, आप परेशान हो तो इसलिए नहीं बोल पाते, लेकिन आपको अंदर में समझ में आ गया, दिमाग में हमको पता है ये बात, क्या अंदर में समझ में आ गया ना, तो क्या बात है। लेकिन उसको बोलना भी तो पड़ेगा, बोलने का मार्क्स मिलता है, लिखने का मार्क्स मिलता है, तो उसको समझा नहीं पाते वो। हाँ, तो वही लिखने का मार्क्स मिलता है ना, तो जो लिखना आप सीख जाएंगे तो आपके लिए पढ़ाई एकदम हो जाएगा आसान। आगे तो भाषा सीखना पड़ेगा वो तो। नहीं, अभी तो आपको तो हिंदी में बोलने ना सर, हम तो इंग्लिश में बोलने नहीं बोल रहे हैं, बस हिंदी में हमको समझा दीजिए कि जूल क्या होता है। समझा दिया ना। एक बार फिर समझा दो, ये दोबारा हेजिटेट जो करते हैं ना वो गलती है। चलो हम क्वेश्चन जब मतलब जब शरीर में मतलब 1 न्यूटन फोर्स लगता है, हाँ, तभी वो मतलब आगे जाता है 1 मीटर आगे जाता है, मीटर हाँ आगे ना, जाता ठीक है, है। तो इसको बोलते हैं 1 जूल। 1 जूल वर्क हुआ है ना, 1 जूल वर्क हुआ। वेरी गुड। तो मतलब किसी भी बॉडी में अगर हम क्या करेंगे सर, आपका 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, और 1 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद अगर वो मतलब क्या सर आपका 1 मीटर आगे बढ़ा, तो मतलब क्या सर आपका 1 जूल वर्क हुआ। तो हम एक सवाल पूछते हैं, अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और 10 मीटर आगे बढ़ा तो क्या होगा? तो 10 जूल। वेरी गुड, तो समझ तो गए हो, तो फिर परेशानी क्या है सर, ठीक है ना। अब देखो एक सिंपल चीज़ देखो, ठीक है। मेगा का मतलब क्या होता है सर आपका मिलियन, मेगा का मतलब क्या होता है सर आपका मिलियन, मेगा का मतलब क्या, हाँ, मेगा का मतलब क्या होता है सर आपका मिलियन, मेगा का मतलब क्या होता है सर आपका मिलियन। तो मेगा जूल का मतलब क्या है सर आपका मिलियन जूल, तो मिलियन जूल क्या होगा, जूल से मिलियन टाइम्स बड़ा होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। मेगा का मतलब क्या होता है सर आपका मिलियन, किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है ना। तो किलो जूल कितना बड़ा होगा जूल से, बिलियन। किलो जूल, किलो का मतलब 1000, तो किलो जूल कितना बड़ा होगा, 1000 गुना बड़ा होगा। मतलब 1000। हाँ, किलो का मतलब 1000, तो किलो जूल का मतलब क्या है सर आपका जूल का 1000 गुना। किलो का मतलब क्या होता है 1000, तो किलो जूल का मतलब क्या होगा सर आपका जूल का 1000 गुना। अगर इधर मेगा जूल है। हाँ नहीं, मेगा जूल के बारे में तो बात करेंगे, बात कर दिया। किलो का मतलब 1000, मेगा का मतलब मिलियन, ये बात याद रहेगा। किलो का मतलब 1000, मेगा का मतलब मिलियन, याद रहेगा। किलो का मतलब 1000, मेगा का मतलब मिलियन, किलो का मतलब 1000, मेगा का मतलब मिलियन, किलो का मतलब 1000, मेगा का मतलब मिलियन। तो आप एक सिंपल बात समझो, तो किलो जूल का मतलब क्या होगा, जूल का 1000 गुना, और मेगा जूल का मतलब क्या होगा सर आपका जूल का मिलियन टाइम्स, यानी 10 लाख गुना। तो इसलिए देखो क्या लिखा हुआ सर आपका 1 किलो जूल इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1000 जूल, और इसलिए क्या लिखा हुआ सर आपका 1 मेगा जूल इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 10⁻6 जूल, और 10⁻6 का मतलब क्या होता है, मिलियन होता है। आया बात समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका है क्या, नहीं। तो अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन किलो जूल एंड जूल, तो क्या बोलेंगे आप, रिलेशनशिप मतलब इक्वल टू का साइन आएगा। तो व्हाट इज़ द, बिना देखे बताइए आप, किलो का मतलब आपसे पूछते पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ किलो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ किलो, किलो इज इक्वल टू 1000। वेरी गुड, आपको तो याद रहता है, फिर टेंशन वाला बात नहीं है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेगा, मेगा इज इक्वल टू 1 मिलियन। 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब क्या है सर आपका मेगा। 10⁻6, अरे 10⁻6 है ना, यानी एक के बाद 6 जीरो लगेगा, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन किलो जूल एंड जूल, किलो जूल एंड जूल, एंड जूल हाँ, 1000। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, 1 किलो जूल इक्वल्स टू, बोलो 1 किलो जूल इक्वल्स टू 1000 1000 जूल, वेरी गुड। तो आपसे अगर पूछें कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या बोलते हैं उसको, मेगा। मेगा जूल एंड जूल, 1 मेगा जूल इज इक्वल टू 1 मेगा जूल इक्वल्स टू, मेगा जूल में बड़ा एम लिखेंगे हाँ, 1 मेगा जूल इज इक्वल टू हाँ, जूल कितना जूल के बराबर है, 10⁻6 जूल। ये तो आप एक्सपेरिमेंट किए हो, तो आपको मतलब क्या सर आपको पता है, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो 1 मेगा जूल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10 मतलब क्या सर आपका 6 मतलब क्या सर आपका जूल। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं, यहाँ तक मतलब क्या सर आपका सब कुछ मतलब क्या सर आपका ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब एक बात मुझे बताओ, अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और चीज़ जो है ना वो क्या है सर आपका 1000 मीटर आगे चले गया, तो कितना जूल वर्क डन हुआ,
1000 जूल। 1000 किलो क्या कहा जाता है? किलो जूल। 1 किलो जूल। 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल अगर वर्क हुआ तो वो क्या हो गया सर आपका 1 किलो जूल हो गया। 1 किलो जूल। स्टार्ट है ना। चलो एक और सवाल पूछते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछते हैं, ठीक है ना। अगर हम 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और चीज़ 1000 मीटर मूव किया, तो हम इसमें रफ वर्क में करके भी देख सकते हो। अगर हम 1000 न्यूटन का क्या लगाया, फोर्स लगाया, और चीज़ क्या किया सर आपका 1000 मीटर मूव किया, तो कितना जूल वर्क डन हुआ? 1 मेगा जूल। तुम गैस किया ना, कैलकुलेट किए? गैस किया ना, कैलकुलेट भी कर लो। कैलकुलेट किया हो। अच्छा कैलकुलेट किया ना, मतलब 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मिलियन आएंगे। आपको पता था? वेरी गुड, है ना। तो आपको फिर आपको कितना कितना आसानी समझ में आ गया। आज तो तुम अच्छा सा पढ़ाई कर रहे हो ना, ऐसी रोज से पढ़ाई करोगे ना सर तो तुमको अपना प्रेशर लेने नहीं पड़ेगा। माशाल्लाह बोल दे रहे, नहीं तो फिर तुम कल फिर खराब पढ़ोगे, हम क्या करेंगे, है ना। हाँ। अब एक सिंपल बात समझो, ठीक है ना। हम अगर 1 किलो का सामान हाथ में लेते हैं तो मेरा हाथ क्या फोर्स फील करता है? 1 किलो का सामान हाथ में हम लेके रखे तो मेरा हाथ क्या फोर्स फील करता है? 1000 1 किलोग्राम फोर्स नहीं, अरे 1 किलोग्राम को 1 किलोग्राम फोर्स। लेकिन किलोग्राम फोर्स क्या फोर्स का ऐसा यूनिट है? किलोग्राम फोर्स क्या फोर्स का ऐसा यूनिट है? नहीं। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है सर आपका? न्यूटन है। तो अगर ऐसा यूनिट के अलावा कुछ और हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम लोग को पता करना पड़ता है कि उसको जब हमको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन जानना पड़ता है। तो हम 1 किलो का सामान को हाथ में अगर ले रहे हैं तो क्या फोर्स फील करें? 1 किलोग्राम फोर्स ना। तो हमको जानना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम फोर्स कितना न्यूटन के बराबर है। आया बात समझ में ना। तो मेरा बॉडी का वेट अगर मान लीजिए 48 किलोग्राम है, तो मेरा बॉडी कितना फोर्स नीचे डाल रहा है? अच्छा फिर से बोलो। मेरा बॉडी का वेट अगर मतलब क्या है सर आपका 48 किलोग्राम है। 48 किलोग्राम। हाँ, तो मेरा बॉडी कितना मतलब फोर्स नीचे की तरफ डाल रहा है? 48 किलोग्राम फोर्स। पहले ऐसा बोलिए, 48 किलोग्राम फोर्स, है ना। आया बात समझ में। हाँ ये है। अब आपसे पूछेंगे कि न्यूटन कितना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम फोर्स कितना न्यूटन के बराबर होता है। तो तुम बताओ 1 किलोग्राम फोर्स कितना न्यूटन के बराबर होता है, याद है? किलोग्राम तो नहीं पता। 9.8 न्यूटन। ये वाला नहीं पढ़ा। हाँ ये नहीं पढ़ा था ना, जो आप पढ़ लो, ठीक है। तो 1 किलोग्राम फोर्स कितना न्यूटन के बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम फोर्स कितना न्यूटन के बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम फोर्स कितना न्यूटन के बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम फोर्स। न्यूटन। हाँ अब एक बात तुम समझो, ठीक है ना। ये देखो तुम 2 मिनट के लिए समझ लो, ये 1 किलोग्राम का बॉडी है, इसके ऊपर कितना फोर्स है? 1 किलोग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम यानी कितना न्यूटन है? 9.8 न्यूटन। अब ग्रेविटी को चाह के 1 मीटर नीचे टाना, कितना वर्क डन हुआ? 1 मीटर नीचे टाना कितना वर्क डन हुआ? 9.8 जूल। वेरी गुड। अरे यार तुम, वाह तुम तो आज मेरा दिमाग माइंड ब्लो कर दिया तुम, सच में मजाक नहीं कर रहे हम तुमसे। वो साइंस समझ में तो आ रहा है, फिर क्यों ऐसा करते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो? रुको फिर से हम पूछ रहे हैं। अच्छा अब थोड़ा सा हम तुमको डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं, रुको। समझो ये 2 किलोग्राम का है। 2 किलोग्राम। तो फोर्स कितना है? किलोग्राम बोलेगा तो मास हो जाएगा ना, तो फोर्स का बात कर रहे हैं। अच्छा 2 हाँ। किलोग्राम फोर्स। 2 किलोग्राम फोर्स यानी कितना न्यूटन? 2 किलोग्राम फोर्स। हाँ तो यानी कितना न्यूटन? 18.4। अच्छा 9.8 ना, एक बार चेक कर लो यहाँ पे, देखो तुम सही काम किया, लेकिन देख लो यहाँ पे 9.8 है, इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 8 सा क्या होता है सर आपका 16। 6 यहाँ पे लिखा, 6। हाँ पॉइंट देना पड़ा, फिर यहाँ पे 1 दिया, 2 9 सा 18, 18 प्लस 1 क्या हो गया सर आपका 19, तो क्या हो गया सर आपका 19.6। 19.6 क्या होगा सर आपका न्यूटन, है ना। ओके अब आगे काम आप करेंगे। तो ये 2 किलो का बॉडी हम लेके हैं, फोर्स कितना है? आराम से अभी तो हम लोग ये बोल सकते हैं यार, 2 किलो का बॉडी हाथ में लेके रखे हैं। अगर 1 किलो का बॉडी रहता तो 1 किलोग्राम फोर्स रहता, 2 किलो का बॉडी 2 किलोग्राम फोर्स है, तो 2 किलोग्राम फोर्स कितना न्यूटन के बराबर होगा? 2 × 9.8
तो 2 इंटू 9.8 किया तो कितना आया वहाँ पे देखो, हम लोग 2 इंटू 9.8 किया तो कितना आया 19.6। 19.6 न्यूटन आया है ना। अब ये 19.6 न्यूटन 2 मीटर नीचे गया। 2 मीटर नीचे। हाँ, तो ग्रेविटी कितना काम किया, कैलकुलेट करके बता सकते हो। 2 6 12 पॉइंट। आप मत बोलो। हम बोल नहीं रहे। बस हम चेक कर ले एक बार। 2 6 12 2 रिटर्न मतलब क्या 1 कैरी, उसके बाद क्या 2 9 18 18 मतलब 19 9 रिटर्न 1 9 रिटर्न मतलब क्या 1 कैरी 2 1 2। वेरी गुड। तो ये 39.2 लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा, क्या लिखना पड़ेगा, न्यूटन। जूल। अरे वर्क है तो जूल हो गया ना सर। अरे मतलब थोड़ा सा गलती हाँ, कर थोड़ा सा गलती हो गई, लेकिन ठीक है। लेकिन वो गलती करने से मार्क्स नहीं मिलता है सर, तो आपको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर, आपका समझ में तो आपका आ रहा है न्यूमेरिकल भी, तो क्यों नहीं पढ़ते हो सर, वही तो हम पूछ रहे सर आपसे। मेरे को ये भी पता चल गया फिजिक्स का तो है ना। तो 39 पॉइंट मतलब, तो आपको फिजिक्स का सेंस तो मिल गया। 39 पॉइंट मतलब क्या सर, आपको 2 जूल। फिजिक्स का राज खुल गया। राज खुल गया है ना। तो ऐसे ही पढ़ाई जब करोगे ना, तो राज जब खुलेगा ना, तो पढ़ने में क्या होगा, अच्छा लगेगा। समझ में आया बात क्या बोले ना। अरे एक बात है कि इंग्लिश सीखना पड़ेगा। हाँ, इंग्लिश सीखना पड़ेगा सर, इंग्लिश बिना सीखे तो काम मतलब चारा नहीं चलेगा। आप आ जाओ। एनर्जी यहाँ पे है ना। When work is done on a body, When work is done on a body, its energy increases। अब ये एक बात ध्यान से समझोगे, ठीक है ना। जब हम लोग किसी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं सर, आपको वर्क करते हैं, तो उस बॉडी का मतलब क्या होता है सर, आपकी एनर्जी बढ़ जाता है, और जो बॉडी वर्क करता है उसका एनर्जी कम हो जाता है। जैसे तुम का अगर काम करे, तुम्हारा एनर्जी क्या होगा, कम होता जाएगा, और तुम जिसके ऊपर काम करो उसका एनर्जी मतलब क्या होगा सर, आपका बढ़ता जाएगा। ये बात याद रहेगा। मेरा एनर्जी तो ठीक है ना। नहीं, मेरा बात नहीं समझे। अगर हम काम कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो मेरा एनर्जी तो कम हो रहा है ना, और जिसके ऊपर फिर एनर्जी कब आएगा हमारे अंदर? फिर एनर्जी तब आएगा जब हम मतलब क्या करेंगे सर, आपका मतलब फूड को अपना इंटेक करेंगे, और फूड से एनर्जी हमको मतलब हम लोग को मिलेगा। क्योंकि हम लोग का एनर्जी कहाँ से आता है सर, आपको फूड से आता है। अलग अलग चीज़ का एनर्जी अलग अलग जगह से आता है। फैन का एनर्जी कहाँ से आता है सर, आपका इलेक्ट्रिक सॉकेट से आ रहा है ना। तो बस अभी के लिए इतना याद रखो कि हम लोग जब काम करते हैं, जो काम करेगा उसका एनर्जी मतलब क्या कम होगा, जिसके ऊपर काम किया जाएगा उसका एनर्जी मतलब क्या होगा सर, आपका बढ़ेगा। जो काम करेगा उसका एनर्जी मतलब क्या कम होगा, जिसके ऊपर काम किया जाएगा उसका एनर्जी मतलब क्या सर, आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे लोग पढ़ते क्या लिखा हुआ, ठीक है ना। When work is done on a body, its energy increases. In other words, the work done on the body is stored in it in the form of energy. तो हम लोग किसी बॉडी के ऊपर मतलब क्या करते हैं, वर्क अगर करते हैं, तो उस बॉडी के अंदर वो वर्क मतलब क्या होता है सर, आपको एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है सर, आपको स्टोर होता है, हो जाता है, ठीक है ना। इट्स एनर्जी डिक्रीजेस, जो काम करता है उसका एनर्जी डिक्रीज होता है, यानी उसका एनर्जी मतलब क्या होता है सर, आपका स्पेंड होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, अ बॉय वाइल प्लेइंग फुटबॉल रन्स ऑल ओवर द फील्ड एंड ही स्पेंड्स एनर्जी इन डूइंग वर्क। जब बच्चा फुटबॉल खेलता है तो वो क्या करता है सर, आपको पूरे मैदान में घूमते रहता है, और उसका एनर्जी मतलब क्या होता है सर, आपका खर्च होता है। जैसे पैसा खर्च होता है तो मतलब क्या होता है, मनी स्पेंड होता है। वैसे ही मतलब क्या होता है सर, आपका आदमी खेलता कूदता है, काम करता है, तो एनर्जी मतलब क्या होता है सर, आपका स्पेंड होता है। ही विल कंटिन्यू टू प्ले फुटबॉल टिल ही पोजेसेस एनर्जी। तो फुटबॉल कब तक खेल पाएगा, जब तक उसके बॉडी के अंदर एनर्जी होगा। जब एनर्जी खत्म होने लगे, एग्जॉस्ट हो तो नहीं खेल पाएगा ना। अब यहाँ पे क्या देखा है, देखिए एनर्जी के बारे में क्या बताया, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो मेरे अंदर अगर वर्क करने का कैपेसिटी बाकी है, तो मेरे अंदर क्या बाकी है, एनर्जी बाकी है। और मेरे अंदर अगर मतलब क्या सर, आपका वर्क करने का कैपेसिटी बाकी नहीं है, तो एनर्जी बाकी मतलब क्या सर, आपका नहीं है। अगर मेरे अंदर वर्क करने का कैपेसिटी मतलब क्या सर, आपका बाकी है, तो एनर्जी मतलब क्या सर, आपका बाकी है। और मेरे अंदर अगर मतलब क्या सर, आपका वर्क करने का कैपेसिटी मतलब क्या सर, आपका बाकी नहीं है, तो एनर्जी बाकी मतलब क्या सर, आपका नहीं है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। सॉरी, क्या आवाज़ निकल गई मेरा पता नहीं, क्योंकि जाम है ना, क्या करें। तो मेरे को भी सॉरी बोल दो, आपका क्या है? नहीं, मेरा समझिए, मेरा हैबिट है, क्या करें। इट इज़ एक्सपीरियंस्ड दैट मोर यू रन ऑन अ बाईसाइकिल और मोर यू रन ऑल अराउंड द प्ले ग्राउंड, मोर यू फील टायर्ड। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप उसको कुछ समझ गए। ज़्यादा चलाएंगे, ज़्यादा भागे दौड़ेंगे तो मतलब क्या, ज़्यादा थक जाएंगे। टायर्ड का मतलब क्या होता है, थक जाना। द रीज़न इज़ दैट अ लॉट ऑफ एनर्जी इज स्पेंड इन डूइंग वर्क बाई यू।
ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा करते वक्त हमें आप बहुत सारा एनर्जी मतलब क्या करेगा, आप खर्च कर दे रहे हैं। 10 टू डू मोर अमाउंट ऑफ वर्क वी नीड टू स्पेंड मोर एनर्जी। तो ज़्यादा काम करने के लिए क्या करना पड़ता है सर? आपका ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। हेंस वी कैन से दैट देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। इसका क्या मतलब होता है? लेकिन एनर्जी खर्च करने से और बढ़ता है, क्यों बोले तो? क्यों बढ़ता है बताओ हमको तुम। हम लोग देखो, ऐसा बॉडी नहीं- बढ़ता है हमारा। एनर्जी खर्च करने से बॉडी नहीं बढ़ता है, उसके बाद दोबारा फिर मतलब क्या होता है, खाना पीना पड़ता है, जिसकी वजह से मतलब क्या बॉडी शेप में आता है। लेकिन देखो जैसे कि कोई मोटा है, हाँ। वो मोटे से बॉडी बिल्डर हाँ, बन रहा है, हाँ, कैसे बन रहा है? हम बता वो रहे हैं डायरेक्ट पतला नहीं हो रहा है, वो डायरेक्टली देखो वो उस तरह की एनर्जी को लूज़ कर रहा है जिस तरह की एनर्जी उसको नहीं चाहिए, और उसके बाद फिर वो तरह की एनर्जी भर रहा है जो उसको चाहिए। उसको फैट नहीं चाहिए था तो फैट लूज़ कर रहा है, मसल चाहिए था मसल गेन कर रहा है। समझ में आया ना? तो मसल गेन करने के लिए उसको फिर प्रोटीन तो लेना पड़ रहा है ना, यानी उसका फैट जा रहा है और प्रोटीन मतलब क्या हो रहा है सर? आपका आ रहा है, और साथ साथ बॉडी मतलब क्या हो रहा है सर? आपका शेप में आ रहा है। इसलिए देखोगे जो भी मतलब ये करता है डाइट, उसका डाइट में प्रोटीन बढ़ाता है ना, वो जो जिम करता है, तो ये तो पता है आपको। प्रोटीन क्या क्या खाने से मिलता है? आप अगर एग कंज्यूम करते हो, मीट कंज्यूम करते हो, फिश कंज्यूम करते हो, पल्सेस कंज्यूम करते हो। पल्सेस मतलब जानते हो क्या होता है? दाल वाल। तो उसमें वो सब में प्रोटीन मतलब क्या होता है सर? आपका रहता है सोयाबीन में प्रोटीन रहता है। और सब्जी में? सब्जी में प्रोटीन नहीं रहता है, सब्जी में और कुछ रहता है जो मतलब क्या, जैसे विटामिन मिनरल्स, वो सब भी ज़रूरी होता है शरीर के लिए, लेकिन मसल्स बनाने के लिए चाहिए होता है प्रोटीन। ठीक है ना? बस वो सब खाने से तो नहीं, आप मोटे भी देखो सिर्फ मसल्स बॉडी में नहीं चाहिए, बॉडी में बहुत कुछ चाहिए। बहुत सा न्यूट्रिएंट्स है जो नहीं रहेगा तो आपका माइंड वर्क नहीं करेगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब भी चाहिए ना सर। तो कैल्शियम तो आपको मतलब क्या है सर? आपका मीट में नहीं मिलेगा। कैल्शियम क्या कहाँ मिलेगा आपको? मिल्क में मिलेगा। कैल्शियम क्या है सर? आपको मतलब क्या बनाना ही मिलेगा। पोटेशियम आपको बनाना ही मिलेगा। तो सब्जी वब्जी जो होता है वो मतलब क्या होता है? मिनरल्स में रिच होता है। और फ्रूट भी मतलब क्या होता है सर? आपका मिनरल्स में भी रिच होता है। समझ आया बात? क्या आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन मतलब क्या सर? आपका मिनरल्स। मीट, एग, ये सब मतलब क्या होता है सर? आपका किस में रिच होता है सर? आपका प्रोटीन में। हाँ, दूध कंप्लीट फूड है, उसमें मतलब क्या होता है? प्रोटीन भी होता है, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भी होता है, उसमें क्या होता है सर? आपका बहुत फैट भी होता ताकतवर है, है। और उसमें मतलब क्या होता है सर? आपका विटामिन भी होता है ना? आ जाओ, वो भी हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे, आएगा कहीं ना कहीं। आ जाओ। लेकिन चॉकलेट इसका ताकत कमा देता है ना, कम कर देता है। तो आप तो टेस्ट के लिए चॉकलेट डालते हो सर, तो आप उसमें कुछ थोड़ा डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाला नहीं, बात नहीं है। चॉकलेट से कैसे कम होता है? कम नहीं होता। तो एनर्जी क्या होता है? बात याद रहेगा। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग मतलब क्या सर? आपका वर्क। व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। व्हाट इज एनर्जी? बोलो ना साथ में। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ ऑफ डूइंग डूइंग वर्क। वर्क। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ द डूइंग वर्क। वेरी गुड, बात समझ में आया सर आपका ना? द वर्क डन ऑन द बॉडी इज चेंजिंग इट्स इन इट्स स्टेट इज सेट टू बी एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी। अब एक चीज़ यहाँ पे बात को समझोगे, ठीक है ना? देखो, ये बुक को जब तक हम उठाते नहीं है ना, इसके अंदर एनर्जी मतलब क्या होता है सर? आपका नहीं आता है। लेकिन जैसे ही बुक को उठाएं, इसके अंदर एनर्जी मतलब क्या होगा सर? आपका आ गया। इसलिए छोड़े जब, तो ये अपना पोजीशन को मतलब क्या सर? आपको चेंज कर पाया, गिरा। इससे क्या समझ में आया? मतलब जब तक आप नहीं उठा रहे उसके जब तक अंदर हम नहीं उठा रहे उसकी एनर्जी एनर्जी मतलब एनर्जी है, लेकिन एनर्जी दोनों के एनर्जी के लेवल में कोई फ़र्क नहीं है। तो आप सब बोल सकते हो एनर्जी नहीं है। उठाए तो उसके अंदर क्या है सर? आपका पोटेंशियल एनर्जी। जब छोड़े तो क्या हो गया सर? आपका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या है सर? आपका कन्वर्ट हो गया। पोटेंशियल और काइनेटिक हाँ, क्या हो रहा है? देखो, किसी का पोजीशन के वजह से उसके अंदर जो एनर्जी आता है उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर? आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना? बचपन में चाबी वाले खिलौनों से खेले हो? तो चाबी घुमाते हैं 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 घुमाते हैं, घुमा के रोक के रख दिया, तो उस वक्त खिलौना मूव कर रहा है क्या? हाँ। नहीं, उस वक्त नहीं मूव करता है। जब चाबी छोड़ेंगे तब मूव करेगा। तो चाबी जब घुमाया तो हम क्या किया? उसके अंदर एनर्जी भरा। लेकिन वो एनर्जी जब भरा तो एनर्जी मतलब क्या? हरकत नहीं कर रहा था। तो जो वो एनर्जी जो हरकत नहीं कर रहा था उसका नाम मतलब क्या है सर? आपका पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही चीज़ हरकत करना चालू करेगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो अंदर था आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा सर? आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। समझ में आया बात क्या आपने ना? तो काइनेटिक एनर्जी दो तरह से आता है, पता है क्या तरीके से? शेप और साइज़ को चेंज करोगे तो आएगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल दो तरीके से आता है, या फिर तुम जगह चेंज करोगे तो क्या होगा सर? आपका पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या सर? आपका आ जाएगा।
आया बात समझ में। और फिर जब वो गिरेगा या फिर मतलब क्या सर आपका अपना शेप और साइज़ को चेंज करेगा या फिर मूव करेगा, तो मतलब क्या सर आपका वही एनर्जी जो स्टोर किया था वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। और convert फिर हो मतलब वेरी गुड, आपको समझ में तो आ गया सर। मतलब इस क्या हो रहा है बताओ, इसको हम कम ऊँचा ले जा रहे हैं तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, कम आ रहा है, इसलिए कम दूरी तय कर पा रहा है। ज़्यादा ऊँचा ले जा रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, इसका और ज़्यादा आ रहा है तो और ज़्यादा तय कर पा रहा है। इसको ले आके मतलब क्या है ट्रोपोस्फेयर में छोड़ देंगे। हाँ जा सकते हो। वो क्या होगा मतलब गिरने से? हम बता, आप हो गया वो बता रहे हैं हम, अब आप तो समझ। बहुत लोग कैसे? तो आपको एक आइडिया मिला कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और आपको आइडिया मिला कि मतलब क्या है सर आपका कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है सर आपका, आइए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एनर्जी का यूनिट क्या है सर आपका, उसका भी यूनिट जूल है। क्योंकि एनर्जी और वर्क में पता है क्या फ़र्क है, जब तक मेरे बॉडी के अंदर वो है तब तक वो मतलब क्या है सर आपका एनर्जी है, और अगर वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका काम अब में आ जा रहा है तो क्या हो रहा है सर आपका वर्क बन जा रहा है। तो इसलिए एनर्जी का और वर्क का मतलब क्या है सर आपका यूनिट मतलब क्या है सर आपका सेम है। जिस तरह वर्क का यूनिट क्या था, ऐसा यूनिट जूल, उस तरह एनर्जी का भी मतलब क्या है सर आपका ऐसा यूनिट मतलब क्या है सर आपका जूल है। तो इसका क्या मतलब है, 1 जूल वर्क क्या था, अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और चीज़ मतलब क्या हो रहा है सर आपका 1 मीटर आगे बढ़ रहा है तो क्या कितना वर्क डन हुआ था, 1 जूल वर्क डन हुआ था। अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे और चीज़ मतलब क्या सर आपका 1 मीटर आगे बढ़ रहा था तो कितना जूल वर्क डन हुआ था, 1 जूल वर्क डन हो रहा था। तो अगर मेरे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा के 1 मीटर आगे चीज़ को बढ़ा पाएँ तो मतलब मेरे अंदर एनर्जी कितना है, 1 जूल। लेकिन वो एनर्जी हम उस काम में इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आया बात समझ में ना। तो एनर्जी और वर्क में यही फ़र्क है कि मेरे अंदर कैपेसिटी है तो एनर्जी है, हम कर दिए तो मतलब क्या है सर आपका वर्क। मेरे अंदर कैपेसिटी है तो मतलब क्या है सर आपका एनर्जी है, कर दिए तो मतलब क्या है सर आपका वर्क। आया बात समझ में ना। अब देखो एक बात समझो, एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है और वो क्या होता है सर आपका 2 तरह का होता है। एक क्या होता है सर आपका पोटेंशियल एनर्जी और एक क्या होता है सर आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये ध्यान से पढ़ेंगे लोग। हाँ, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी। कितने बजे तक पढ़ोगे? सर ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये अच्छा बात नहीं है। मेरे को चाहिए पढ़ना था तो, लेकिन हाँ आप क्या दूसरे किसी को पढ़ाने होगे? जाएंगे। हाँ अच्छा, और पढ़ना आपको आज क्या? मेरे को ये कि क्या पता, मेरे को कुछ टेंशन होता है कि आप कैसे पढ़ाओगे दूसरे को। अच्छा नहीं, हम पढ़ा देंगे। क्या मतलब ऐसे लगता है कि आपकी जगह में मैं खुद हूँ, मैं खुद जा रहा हूँ, ऐसा फीलिंग होता है। क्या पता खुद जा रहे हो मतलब? फीलिंग होता है क्या? अच्छा फीलिंग होता है, हाँ ना। अब देखो वो एनर्जी जो बॉडी के अंदर होता है उसके रेस्ट की वजह से या फिर उसके स्टेट ऑफ मोशन के लिए उसको कहा जाता है मतलब क्या, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपको 2 तरह का होता है, काइनेटिक एनर्जी और एक मतलब क्या होता है सर आपको पोटेंशियल एनर्जी। तो अब तुम बताना हमको, हाँ, अगर कार मूव कर रहा है तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? अगर कार मूव कर रहा है तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा ना पोटेंशियल एनर्जी होगा? हम जो डिस्कस किए थे उससे आप ले सकते हैं। वेरी गुड। अब देखो ये बड़ा सा हिल के ऊपर मतलब क्या रॉक रखा हुआ है, इसके अंदर कौन सा एनर्जी होगा? जो चीज़ ज़्यादा हाइट पे रखा रहता है उसके अंदर मतलब क्या होता है सर आपका, ज़्यादा क्या होता है सर आपका पोटेंशियल एनर्जी। जब वो गिरेगा तो उसी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा सर आपको यूज़ करेगा और यूज़ करके बनाएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए कभी कभी देखते हो कि पहाड़ के ऊपर मतलब क्या होता है सर आपको, रॉक रोल डाउन करके मतलब क्या नीचे गिरना चालू हो जाता है। तो उसके अंदर एनर्जी कहाँ से आया, बहुत ऊंचा जो रखा हुआ था इसलिए उसके अंदर एनर्जी मतलब क्या था आपका था। तो अब यहाँ बताओ कि रॉक जो हाई हिल के ऊपर रखा हुआ उसके अंदर कौन सा एनर्जी है? रॉक जो हाई हिल के अंदर रखा हुआ उसके अंदर कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक या पोटेंशियल? पोटेंशियल। वेरी गुड। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बता रहा है कि क्लॉक का आर्म जो है वो मूव कर रहा है तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। पेंडुलम मतलब क्या सर आपका स्विंग कर रहा है तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक। हाँ वेरी गुड। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी सबके अंदर है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर आपका मैकेनिकल एनर्जी होता है, और क्या होता है सर आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सर आपका मैकेनिकल एनर्जी होता है। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और पोजीशन, यानी पोजीशन को चेंज करने की वजह से या फिर आराम करने की वजह से उसके अंदर एनर्जी है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका पोटेंशियल एनर्जी। ये बताया समझ में ना।
तो हम जो आपको बुक को ऊपर उठा के एग्जाम्पल दिए थे वो किस तरह का पोटेंशियल एनर्जी था, वो ग्रेविटी के लिए था, तो उसका नाम मतलब क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आया बात समझ में ना, क्योंकि वो ग्रेविटी के लिए है। और ये जो ऊपर रॉक रखा हुआ है इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, ग्रेविटी के लिए। अर्थ से इतना ऊपर जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतना ही मतलब क्या होगा सर आपका, बढ़ता जाएगा। और फिर जब वो गिरेगा तो मतलब क्या सर आपका, फिर क्या होगा, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अब एक बात समझो तुम, ठीक है ना। अब वो जो एग्जाम्पल टॉय का दिए थे, हम लोग चाबी घुमाते हैं तो मतलब क्या होता है, उसका स्प्रिंग उल्टा साइड घूमता है, तो उसके अंदर क्या मतलब क्या होता है सर आपका, जमा होते रहता है पोटेंशियल एनर्जी। और जब छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है सर आपका, वो स्प्रिंग अपने आप को अनवाइंड करता है और फिर क्या होता है सर आपका, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है सर आपका, चेंज होता रहता है। स्प्रिंग को हम लोग दबाते हैं तो उसके अंदर क्या जमा होता है, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, लेकिन इसको और जब छोड़ते तब हाँ काइनेटिक एनर्जी। तो लेकिन इसको नाम है, जैसे जैसे बुक ऊपर उठाए तो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह स्प्रिंग वाला केस में या फिर चाबी वाला केस में, फोर्स नहीं फोर्स तो सब में है, लेकिन उसमें नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। रबर बैंड को खींचेंगे तो उसमें कौन सा एनर्जी जमा हुआ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर छोड़ेंगे तो क्या होगा सर आपका, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। आया बात समझ में ना। लेकिन वो नाम यहाँ पे नहीं लिखा है तो नाम तो जरूर। अच्छा यहाँ पे देखो, ये तो आप गुलाल जानते हो क्या है, जब खींचते हैं तो क्या इसके अंदर है, क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नहीं ये इसको हिंदी में क्या बोलते हिंदी में बोलते हैं इसको गुलाल। हैं, गुलाल। हाँ, तो आम तोड़ने के लिए बहुत सा नॉर्थ बच्चा परिंदा को मारने के लिए भी इस्तेमाल करता है गुलाल, है ना। तो उसको जब पीछे खींचते हैं तो कौन सा, बंगाली में बाटुल कहते हैं। अच्छा क्या बोलते हैं, बाटुल, माटुल, ओके। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर आप स्टोन को ऊपर हम किया तो इसके अंदर क्या आया सर आपको, पोटेंशियल एनर्जी। और जब गिरा तो मतलब क्या है सर आपका, काइनेटिक एनर्जी आया। और मतलब क्या है सर आपका, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, नील में ट्रांसफर हुआ, और नील मतलब क्या है सर आपका, वुड के अंदर आ गया, है ना, धंस गया। तो ये सब भी देखो मतलब क्या है, पत्थर को यहाँ से बांध दे तो ये उठा पा रहा है। क्यों उठा पा रहा है, क्योंकि मतलब क्या है सर आपका, उसका काइनेटिक एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट मतलब क्या हो रहा है सर आपका, हो रहा है। तो ये भी बता रहा है, देखो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है सर आपको बताओ। पानी जब बहुत ऊपर से गिरता है तो वो क्या करता है सर आपका, उसके अंदर होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होता है, और वो मतलब क्या होता है सर आपका, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह हम लोग का मतलब क्या होता है सर आपका, इलेक्ट्रिसिटी आता है। अब यहाँ पे बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपका, समझते हैं, ठीक है ना। ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन जो होता है ना, उसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, देख लो। ये ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला ये याद रख लो, क्या होता है सर आपके mgh। तो m उसमें क्या है, मास और जी ग्रेविटी, और h मतलब क्या है सर आपका, हाइट, नहीं हाइट कितना ऊपर से गिरा है वो, है ना। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे एकदम ग्रेविटी हाइट, मास ग्रेविटी हाइट। तो ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन अगर हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा सर आपका, mgh। ग्रेविटी के द्वारा अगर वर्क डन हो रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा सर आपका, mgh। ग्रेविटी के द्वारा अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका, वर्क डन हो रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा सर आपका, mgh। ग्रेविटी के द्वारा अगर वर्क डन हो रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा सर आपका, mgh। ग्रेविटी के द्वारा अगर वर्क डन हो रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा सर आपका, mgh। ग्रेविटी के द्वारा अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका, वर्क डन हो रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा सर आपका, mgh। ग्रेविटी के द्वारा अगर वर्क डन हो रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा सर आपका, mgh। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा सर आपका, U इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका, mgh। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बकेट ऑफ वाटर ऑफ मास क्या दिया है सर आपको, 10 किलोग्राम। और बोला है उसको सेकंड फ्लोर तक ले जाना है, और सेकंड फ्लोर कितना हाइट में है, 6 मीटर की हाइट पे है। चलो अब ये फिजिक्स मतलब अब छोड़ दो, अब ये वाला थोड़ा सा समझा क्वेश्चन आंसर। अच्छा इंग्लिश लिटरेचर का थोड़ा सा मतलब ऐसा मतलब बना के लिखा हुआ है थोड़ा सा। अच्छा समझा देते हैं, चलो